नमस्कार मित्रों, ये जो मेरा वीडियो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस से रिलेटेड है। मतलब कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का इंडिया से, प्रेजेंट डे इंडिया से किस तरह से लेना देना है। तो बेसिकली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है कि पिछले 10,000 साल से पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और युद्ध में जिसके पास जितनी बड़ी संगठित मजबूत सेना, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा। तो अपने प्रदेश में से ज़्यादा लोगों को सैनिक सेना में रिक्रूट करने के लिए, सेना में आने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जितनी भी राज्य सत्ताएं हैं वो हर तरह से कल्चर का, रिलीजन का उपयोग करती है ताकि उसकी सेना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बने, दूसरे की सेना को ख़त्म करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। दोनों रीज़न होते हैं उसमें, अपने आप को बचाना यानी डिफेंस और ऑफेंस यानी सामने को ख़त्म करना। तो इसलिए पिछले 5,000 साल से, खास करके पिछले 3,000 साल से जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें धर्म का बड़े पैमाने से उपयोग हुआ है। और पिछले 2,000 साल से ज़्यादा, जैसे जिहाद हुए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को लेकर, फिर उसके बाद इस्लाम के एक्सपेंशन में जो सोमनाथ लूटने आया था मोहम्मद गजनी, उसने भी इस्लाम का उपयोग किया। अपने सैनिकों को उसने इस पॉइंट पे मोटिवेट किया था कि इस तरह से हम मंदिर लूटेंगे तो तुम्हारे जन्नत में, स्वर्ग में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह अब तो सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए रिलीजन, एक अपनी प्रजा को मोटिवेट करने के लिए रिलीजन हमेशा एक इम्पोर्टेंट वस्तु रही है। अब डेमोक्रेसी आ गई तो और इम्पोर्टेंट हो गया। डेमोक्रेसी में युद्ध में जाने के लिए करोड़ों लोगों की सहमति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति लेना ज़रूरी है। इसलिए कल्चरल एस्पेक्ट, फिर वो वे ऑफ लाइफ हो या रिलीजन हो, उसको पॉलिटिक्स ऑफ वॉर में उसको लाना और ज़रूरी हो गया है। इसलिए वो आ गई है। अब आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो वर्ल्ड में जहाँ तक हमारा लेना देना है, वर्ल्ड में तो 50 ग्रुप है, पर जहाँ तक हमारा लेना देना है मैंने 5 मेन ग्रुप्स को यहाँ पे रखा है। एक है अमेरिका या नाटो कंट्रीज़। अमेरिका या नाटो कंट्रीज़ यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वो आज की तारीख में एक ब्लॉक है। जब इंटरनेशनल वॉर पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये सारे देश एक हो जाते हैं, यूएसए, यूके, तो उसको मैं यूएसए और नाटो कहता हूँ। फिर दूसरा है चाइना, एक वो भी हमारे लिए इश्यू है, चाइना। फिर रशिया, जो कि हमारा किसी भी एंगल से दुश्मन नहीं है और बाय एंड लार्ज एक मित्र देश रहा है, पर हर कीमत पे, हर मुद्दे पे हमारी मदद करेगा वो भी ज़रूरी नहीं है। अब तक उसने हमारी मदद की, जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में मदद की थी। 1962 में हमारी मदद नहीं की, लेकिन फाइनली चीन को दबाने में रशिया का थोड़ा हाथ रहा था। तो एक रशिया है। दूसरा इस्लामिस्ट कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह, उनके आपस के झगड़े हैं। ईरान आज हमारा मित्र है लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रेंड कभी नहीं रहा, रह भी नहीं सकता, क्योंकि उनका एक मकसद है कि भाई वहाँ के जो अमीर लोग हैं उनका, आम आदमी का तो ऐसा कोई मकसद नहीं होता, पर वहाँ के जो सऊदी अरेबिया के शेख हैं उनका ये मकसद है कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सारे धर्म को ख़त्म कर दो, इस्लामी होना चाहिए और एकमात्र धर्म। वैसे परिस्थिति तो ये है कि 20 साल के अंदर इराक में से, सऊदी अरेबिया में से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, वहाँ ईसाई धर्म आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये लोग इस सपने में जीते हैं कि हमें पूरे भारत में इस्लाम लाना है। इसलिए वो एक, और उनके पास ताकत है और उनके पास इंडिया में बेस भी है, उनके पास पेट्रोल है, पैसा है, इंडिया में बेस है, इसलिए वो हमारे लिए इश्यू है। अभी ऐसे कोई आदमी मैक्सिको में होते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना उनके पास इतनी ताकत है, ना उनके पास इंडिया में बेस है, लेकिन इनके पास है। और 5वां ग्रुप है, वो है भारत के राष्ट्रवादी, भारत के स्वदेशी और हिंदूवादी। ये 3 में काफ़ी ओवरलैप है पर एक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हिंदूवादी है वो स्वदेशी से दूर भागते हैं। जैसे आप विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहोगे तो उनको स्वदेशी की बात अच्छी लगेगी, लेकिन वो
कहोगे कि भाई ये मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ ये कैंपेन कर रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं हमारा काम है, मतलब हमारे नेताओं ने कहा है कि हमारे संस्था का एकमात्र काम है हिंदू धर्म की रक्षा करना, तो मल्टीनेशनल कंपनियों की लड़ाई आप खुद अलग से लड़ो, हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वो स्वदेशी को पसंद करते हैं, लेकिन कैंपेन की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे। इसी तरह से जो राष्ट्रवादी है वो कभी कभी हिंदूवादी से क्यों नहीं उनकी हमेशा अलाइन होते, क्योंकि हिंदूवादी है वो कभी कभी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी होते हैं। जो होना चाहिए, एक बहुत बड़ा अंतर है इस्लामिस्ट और इस्लाम, इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुस्लिम यानी कि कोई आदमी अपने जीवन में इस्लाम फॉलो कर रहा है, और इस्लामिस्ट का अर्थ होता है कि वो चाहता है कि भाई दुनिया में सारे धर्म खत्म कर दो, सिर्फ इस्लाम ही होना चाहिए। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इसी तरह से क्रिश्चियनिस्ट एक शब्द होता है और क्रिश्चियन, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे केरल के क्रिश्चियन है वो ज़्यादा कन्वर्जन में बिलीव नहीं करेंगे, सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो लोगों को इतना पैसा देते हैं या दबाव डालते हैं, ऐसा नहीं करते। वो अपना क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करते हैं और हिंदुओं और बाकी जो केरल में मुस्लिम है उनके साथ भी को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो अभी सदर्न बैप्टिस्ट अमेरिका के और वो सब है, वो क्रिश्चियनिस्ट है, यानी कि वो कहते हैं कि दुनिया में सारे धर्म खत्म कर दो, क्रिश्चियनिटी एकमात्र धर्म होना चाहिए। तो जो हिंदूवादी है वो बिना मतलब का कभी कभी ऑर्डिनरी मुस्लिम और ऑर्डिनरी क्रिश्चियन के क्यों खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनको ये दो कंसेप्ट उन्होंने ठीक से स्टडी नहीं किए कि मुस्लिम अलग है और इस्लामिस्ट अलग है। तेवर दिखाने चाहिए सिर्फ इस्लामिस्ट को, लड़ाई करनी चाहिए सिर्फ इस्लामिस्ट के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। सिर्फ क्रिश्चियनिस्ट के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, मिशनरी के खिलाफ, ऑर्डिनरी क्रिश्चियन के सामने नहीं करनी चाहिए। और इसलिए कभी कभी हिंदूवादी और राष्ट्रवादी है वो अलाइन नहीं होते, एक से एक लाइन में नहीं आते। पर बाय एंड लार्ज ये एक पांचवा ग्रुप है जो कि भारत का हित इच्छता है, भारत का हित प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये 5 ग्रुप है। एक तो अमेरिका, नाटो, चाइना, रशिया, इस्लामिस्ट। ध्यान रहे ये शब्द मुस्लिम से जमीन आसमान का फर्क है, ये मुस्लिम नहीं है, इस्लामिस्ट है, यानी कि दुनिया में सारे धर्म खत्म कर दो इस्लाम के सिवा। और भारत के राष्ट्रवादी स्वदेशी हिंदूवादी। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये 3 बिना मतलब के एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं। ये 3 यदि अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करे इंफॉर्मेशन के द्वारा, अध्ययन करके इंफॉर्मेशन लेके, तो भारत की जो राष्ट्रवादी, स्वदेशी और हिंदूवादी मूवमेंट है वो तीनों मजबूत हो सकती है। अब अमेरिका का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? अमेरिका का वही लॉन्ग टर्म गोल है जो कि आज से 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, 250 साल पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या गोल था कि पूरे दुनिया पे इकोनॉमिक डोमिनेशन और पूरी दुनिया में ईसाई धर्म, ये ज़रूरी है। अक्सर कहा जाता है कि जो भारत के जो पेड हिस्टोरियन है, थापर वगैरह, रोमिला थापर और वो सब, वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट था, हुकूमत में इंटरेस्ट था, उनको हिंदू धर्म या इस्लाम ख़त्म करने में इंटरेस्ट नहीं था, क्रिश्चियनिटी फैलाने में इंटरेस्ट नहीं था। वो गलत है। उन्होंने गाय की और सूअर की चर्बी मिलाई थी कारतूसों में, वो इसलिए मिलाई थी ताकि सैनिकों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आसानी हो, और वो बैकफायर हो गया। उसकी वजह से विद्रोह हुआ, क्रांति हुई 1857 में। उसके बाद उन्होंने प्रयत्न छोड़ दिया। वो प्रयत्न उन्होंने 1950 में दोबारा शुरू किया। तो अमेरिका और नाटो के अंदर 2 मेन ग्रुप है, एक है एमएनसी ओनर्स और दूसरा मिशनरी। ये दोनों आपस में तालमेल रखते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनियां जहां भी जाती है वहाँ एक बार उनका पगडंडा जम जाए, उसके बाद वो वहाँ के स्थानिक धर्मों को ख़त्म करके मिशनरियों को प्रमोट करती है। जैसे साउथ कोरिया में मल्टीनेशनल कंपनियों को एंट्री दी वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति पार्क चंग ही ने। पार्क चंग ही हर तरह से आपको नरेंद्र मोदी के कॉपी लगेंगे, उसका पार्क चंग ही का पूरा स्टडी करो तो पैरेलल, कार्बन कॉपी नहीं कह सकते, कार्बन कॉपी नहीं कहना चाहिए, पैरेलल
कि उनका ग्राफ भी इसी तरह से उभरा था कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे अंधाधुंधी थी। लोगों ने कहा कि भाई स्ट्रांग लीडर होना चाहिए, लोगों ने यानी कुछ एक कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कुछ नहीं था कि लोग स्ट्रांग लीडर चाहते थे। पर और वो आ गया और आने के साथ उसने क्या किया, क्या करना पड़ा उसको, उसके पास एक ही ऑप्शन था कि बड़े पैमाने पे उसने पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों को एंट्री दी। पूरा साउथ कोरिया उसने मल्टीनेशनल कंपनियों को सौंप दिया। तो उसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों ने बड़े फैक्ट्रियां डाली, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, सुपरफिशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हुआ। लेकिन 20 साल के बाद उन्होंने वहाँ पे बुद्ध धर्म ख़त्म करना शुरू किया और उसकी जगह ईसाई धर्म लाना शुरू किया। और उसकी वजह से साउथ कोरिया में 1960 में 5% क्रिश्चियन थे, 3-4% क्रिश्चियन थे। आज वहाँ पे 40% से ज़्यादा क्रिश्चियन है। और जो 60% बुद्धिस्ट है उनमें से 30% अपने आप को बुद्धिस्ट कहने से घबराते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो सेक्युलर है या तो नॉन रिलीजियस है, नॉन डिनोमिनेशनल शब्द बोलते हैं कि हम किसी धर्म में नहीं मानते। तो जो यूएसए मिशनरी ओनर, एमएनसी ओनर है, उसके अंडर में यूएस गवर्नमेंट है। एमएनसी ओनर्स में 2 सबसे बड़े नाम आपने सुने होंगे, रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड। पर 2 अकेले नहीं है, ऐसा नहीं है कि रॉकफेलर एक आदमी है, उसका पूरा फैमिली है 30 लोगों का। और रॉथस्चाइल्ड में भी कुछ फैमिली में 30-40 लोग हैं। रॉथस्चाइल्ड एल्डर जो बोलते हैं, सबसे उनके फैमिली का वयस्क आदमी, उसकी जो भतीजी है, उसकी भतीजी ने शादी की है अमृत्य कुमार से, नोबेल प्राइज विनर। वो शादी करने के बाद उसने नोबेल प्राइज दिलाया, रॉथस्चाइल्ड ने अमृत्य कुमार को नोबेल प्राइज दिलाया। और कुछ 2000 इंडिविजुअल बोले जाते हैं कि जिनके पास मीडिया, बैंक और वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर है। ये 3 कंपनियों के, और माइंस, पेट्रोल, बाकी माइंस, मीडिया, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और बैंक्स। और मीडिया और इनके द्वारा वो एमएनसी ओनर है, वो सेनेटर को कंट्रोल करते हैं। सेनेटर को, प्रेसिडेंट को, इसको कंट्रोल करते थे। इससे वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। और जब कोई काम ओपनली करना होता है तो वो यूएस गवर्नमेंट के थ्रू कराना है। जैसे कोई कंट्री को लोन करानी है या तो उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट कराना है गवर्नमेंट के साथ या किसी पर। और यदि छिपके कोई काम करना होता है तो सीआईए के थ्रू होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैनिपुलेशन है तो वो सारे काम सीआईए करके देगी। और दोनों ना चले तो सीधी आर्मी भेजनी हो, जैसे इराक में न सीआईए घुस पाई न अमेरिका की ऑफिशियल गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट घुस पाई, तो सीधा यूएस आर्मी भेज के पूरा इराक तबाह कर दिया, लीबिया तबाह कर दिया। इस तरह से पूरे इराक पे और फिर बाद में लीबिया पे कंट्रोल ले लिया। और एक बार एमएनसी ओनर के पास कंट्रोल आया, उसके बाद वो मिशनरी बड़े पैमाने पे भेजते हैं ताकि वहाँ के स्थानिक धर्म खत्म करके ईसाई धर्म लाया जाए। वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फिलीपींस में अब 70-80 क्या 90% क्रिश्चियनिटी आ गई, साउथ कोरिया में 40-50% क्रिश्चियनिटी आ गई, और इराक में अभी 15% के करीब क्रिश्चियनिटी आ गई। 15% से अब तो ज़्यादा हो गया, 15% तो कुछ 4-5 साल पुराना आंकड़ा है। तो ये क्या है, बेसिकली प्रो एमएनसी ओनर वो तो होंगे ही क्योंकि वो खुद है, प्रो मिशनरी। अब ये दोनों ही होना पड़ेगा। यदि आप प्रो एमएनसी ओनर हो तो सुनर और लेटर प्रो मिशनरी होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग एमएनसी ओनर है, वो 20 साल के बाद मिशनरी लाएंगे। यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम प्रो एमएनसी ओनर है, एंटी स्वदेशी है, प्रो एमएनसी है, लेकिन हम मिशनरी को सपोर्ट नहीं करते। काफ़ी हिंदूवादी ऐसा बोलते हैं, बीजेपी के अंदर के हिंदूवादी। तो वो एक झूठ है, वो शायद खुद नहीं जानते, ऐसा दिखावा कर रहे हैं या तो दूसरों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनको सपोर्ट करेगा तो मिशनरी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये इनके एजेंडा क्या है, ये इंडिया को ख़त्म करना चाहता है, ये इराक, ईरान, हर जगह से इस्लाम को ख़त्म करके वहाँ क्रिश्चियनिटी लाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया को भी ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ पे भी क्रिश्चियन, और फिर वो चीन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो पूरी दुनिया पे राज चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, दुनिया में जो भी शासक शक्तिशाली हुआ उसने पूरे दुनिया पे राज करने की कोशिश की है। अब चाइना, तो चाइना को धर्म के प्रचार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ की पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज एथिस्ट है, बुद्धिस्ट है। बुद्धिज़्म में प्रचार पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। वो प्रचार करते हैं पर जिस तरह का जो क्रिश्चियनिस्ट है, जैसे कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने लैटिन अमेरिका में जितने जितने ट्राइबल एरियाज थे वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार किया।
और जिन्होंने ईसाई धर्म को नहीं स्वीकारा उनको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो इस्लामिस्ट जो एलिमेंट है कि वो बात, यदि वो बात स्वीकार नहीं करता तो उसको ख़त्म कर दो, वो बुद्धिज़्म में कभी नहीं रहा। तो इसलिए चाइना के अंदर वो एथिस्ट है, इसलिए रिलीजन का प्रचार करने का उनका कोई एंगल नहीं है। वो ऑब्वियसली प्रो चाइना है, वो एंटी मिशनरी ओनर है, क्योंकि मिशनरी एमएनसी ओनर है, वो चाइना को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए उनको एंटी एमएनसी ओनर बनना पड़ेगा। वो एंटी मिशनरी भी है चाइना में मिशनरियों पे बहुत रोक है, क्योंकि मिशनरी है वो वहाँ पे ईसाई धर्म लाने के बाद वहाँ की चाइना की पूरी इलीट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब वो ईसाई धर्म लाने के बाद सीधा वेस्टर्न एमएनसी ओनर से उनको चाइना में घुस लाने की करेंगे। वो एंटी इंडिया भी है, दो रीज़न से एंटी इंडिया है कि यदि इंडिया को तोड़ देता है चाइना तो जितना एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया का है वो चाइना के हाथ में आ जाएगा। दूसरा, चाइना खुद चाहता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट का एरिया इंडिया के हाथ में आ रहा है, चाइना के हाथ में आ जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में 45,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, प्लस वहाँ पे आसाम में बहुत सारा क्रूड ऑयल है। तो इसलिए चाइना पिछले 50-60 साल से एंटी इंडिया रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो शॉर्ट टर्म में प्रो इस्लामिस्ट क्यों होगा। प्रो इस्लामिस्ट यानी वो सऊदी अरेबिया को, ईरान को क्यों उसको मदद करनी पड़ेगी, हालांकि उसको लॉन्ग टर्म में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तीसरा ब्लॉक है रशिया है, वो बाय एंड लार्ज न्यूट्रल रहेगा। बहुत स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि चाइना के साथ ज्वाइन करे, पर अब नहीं करेगा, बहुत दूर हो गए। अब कम्युनिज्म दोनों में से किसी कंट्री में रहा नहीं है, इसलिए आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग वैसे भी वीक था और अब न के बराबर है। तो ऐसे में रशिया है वो हो सके उतना न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसके पास इतना न्यूक्लियर वेपन है कि कोई रशिया पे हमला नहीं कर सकता। उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज है कि उसके दूसरों के माइंस वगैरह हड़पने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने माइंस को भी पचा नहीं पा रहा, इसलिए वो जहाँ तक हो सके वो अलग रहेगा। इस्लामिस्ट कंट्री जैसे मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, ईरान वगैरह, वो पूरे विश्व में सारे धर्म को ख़त्म करके इस्लाम धर्म लाना चाहते हैं, और भारत के स्वदेशी। अब जो भारत के नेता है और भारत के कार्यकर्ता हैं, उनको दो चीज़ें करनी है भारत के कार्यकर्ताओं को। एक तो उनके जो नेता है भारत के, उनको एनालाइज करना है कि ये 5 में से वो कौन सी साइड में है। वो मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट है, मिशनरियों के एजेंट है, वो चाइना के एजेंट है, रशिया के एजेंट है, और जब इनमें लड़ाई होगी तब वो किस तरफ जाएंगे। वो भारत की ओर आएंगे या फिर वो चाइना की ओर चले जाएंगे या सऊदी अरेबिया की ओर चले जाएंगे, वो उनको तय करना है। तो भारत के जो स्वदेशी है वो क्या चाहते हैं, वो भारत को बचाना चाहते हैं और हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति को बचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या की है उन्होंने, बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया है कि अमेरिका भारत पे कभी हमला नहीं करेगा। भारत के बहुत कम राष्ट्रवादी, मैं तो कहूँगा ये राइट टू रिकॉल ग्रुप को छोड़ के शायद ही कोई ऐसा राइट टू राष्ट्रवादी ग्रुप होगा जो कि ये एडमिट करता हो कि भाई सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है कि फ्यूचर में अमेरिका हम पे अटैक करने वाला है। अधिकतर लोग इस अफीम पी के सो रहे हैं कि अमेरिका भारत पे अटैक नहीं करना चाहता, और दूसरा वो कहते हैं कि अमेरिका को ईसाई धर्म, अमेरिका की सरकार, इलीट, अमेरिका के आम आदमी को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए वो मार्कआउट करे, पर जो एलिट है अमेरिका की वो ईसाई धर्म फैलाना चाहती है। लेकिन भारत के राष्ट्रवादी इस नींद में सो रहे हैं कि अमेरिका ईसाई धर्म फैलाने की कभी कोशिश नहीं करेगा। और वो क्यों, क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश की थी। वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने आज़ादी के बाद जो भारत के इतिहास लिखने वाले थे उनको पैसा दिया कि ये बात तुम इतिहास में से दबा दो। यानी इतिहास की जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई उसमें ये जो पेड हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि ईस्ट इंडिया ने ईसाई धर्म थोपने के काफ़ी प्रयत्न किए थे, वो असफल गए, उसकी वजह से विद्रोह, उसके बाद उसने प्रयत्न छोड़ दिए। इतना ही नहीं, जो आजकल करंट टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं, जैसे पेड टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलमिस्ट है या पेड इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमिस्ट है, पेड हिंदुस्तान टाइम्स के कॉलमिस्ट है, वो भी इस बात की इन्फॉर्मेशन राष्ट्रवादियों को नहीं देते
कि भाई साउथ कोरिया है वो एक ज़माने में 1960 में 2-3% क्रिश्चियन था, आज 40-45% क्रिश्चियन हो गया। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाए तो वो तुरंत सोचना शुरू करेंगे कि भाई ये 3-4% से प्रोपोर्शन बढ़ के सीधा 40-45% कैसे हो गया। तो वो समझ जाएंगे कि भाई अमेरिका है वो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए हमला कर सकता है। जो इराक पे अटैक हुआ उसके भी 2 रीज़न हैं, एक तो पेट्रोल के कुएं छीनने थे और दूसरा वहां पे ईसाई धर्म लाना था। ये दोनों रीज़न इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब अमेरिका और इस्लामिस्ट यानी कि मिशनरी, एमएनसी ओनर मिशनरी और इस्लामिस्ट, इन दोनों में टकराव की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी इराक के मुद्दे पे टकराव हुआ, उसमें एमएनसी ओनर जीत गए, उन्होंने इराक को पूरा लूट लिया, वहाँ पे अब ईसाई धर्म फैला रहे हैं, इराक पूरा कंट्रोल में। उसके बाद लीबिया का नंबर आया, लीबिया को आधा लूटा, अभी लूटा नहीं है पर लीबिया को ख़त्म कर दिया, अब लूटने की शुरुआत हो रही है और वहाँ पे भी ईसाई धर्म आएगा। फिर माली की में सोने की खान थी, वहाँ पे भी अब फ्रांस की सेना ने कब्जा कर लिया। वो क्यों अटैक करना पड़ा? जो गल्फ वॉर 2 का भी एक सबसे बड़ा रीज़न था, गल्फ वॉर 2 का, गल्फ वॉर 1 के बाद जो 2 हुआ और माली पे जो अटैक हुआ, लीबिया पे अटैक हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि पेट्रोलियम माइनिंग की, पेट्रोलियम ड्रिलिंग की, पेट्रोलियम रिफाइनरी की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ एमएनसी ओनर्स के पास थी, अब वो चाइना के पास आ गई है। एमएनसी ओनर्स के पास से रशिया के पास भी आ गई, लेकिन रशिया ने उसका एग्रेसिवली कहीं इस्तेमाल नहीं किया, चाइना के पास आ गई। इसलिए चाइना ने सऊदी अरेबिया से कहा कि हमको तुम बड़े पैमाने पे तेल के कुएं रिफाइनिंग करने की पावर दो, अरे परमिशन दो वगैरह, और जो तेल से पैसा आएगा वो हम तुमको देंगे। तो चाइना की कंपनियां बड़े पैमाने पे इराक में जाने लगी। उसके बाद फिर सदाम हुसैन ने कहा कि वहाँ से जो पेट्रोल निकलेगा वो पेट्रो दिनार यानी कि डॉलर में या यूरो में नहीं बेचेगा, पेट्रो दिनार में बेचेगा। पेट्रो दिनार करके एक वो अलग करेंसी बनाएगा, या तो वो सोने या चांदी में बेचेगा, तो उससे डॉलर की वैल्यू ख़त्म हो जाती। इसलिए फिर उन्होंने इराक पे अटैक किया। उसके बाद लीबिया का भी वही था। लीबिया के अंदर चाइना का $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था और पूरा लीबिया था वो चाइना की साइड में आने वाला था। इसलिए अमेरिका ने वहाँ सेना भेज के सब कुछ ख़त्म कर दिया। माली का भी यही था। माली में जो गोल्ड माइंस है वो काफ़ी समय से बंद थी क्योंकि सोने की वैल्यू कम थी जब, लेकिन सोने के इंटरनेशनल प्राइस 7,000 रुपया 10 ग्राम का, तोला का 7,000 से बढ़ के जब 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, अब कम हो के थोड़ा 25,000 हो गया, तो वहाँ की जो माइंस थी वो प्रॉफिटेबल हो गई। तो वहाँ पे अमेरिकन कंपनियाँ गई, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें 1 किलो सोने की इतनी रॉयल्टी देंगे। चाइना वालों ने बोला हम अमेरिकन कंपनियाँ जितनी दे रही है उसका 3 गुना देंगे। तो माली के लोगों ने चाइना के माइनिंग कंपनियों को आने दिया, तो फ्रांस ने वहाँ सेना भेज के सब कुछ ख़त्म करवा दिया। इसलिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या हो रहा है कि चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना सस्ते दाम पे इस्लामिस्ट को देने को तैयार है, और यदि ये ऐसा हुआ तो इस्लामिस्ट और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए और दूसरा कि जहाँ जहाँ इस्लामिस्ट कंट्री है वहाँ पे अमेरिका है, वहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहता है। इसलिए इन दोनों में टकराव की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यूएसए, नाटो और इस्लामिस्ट में। और टर्निंग पॉइंट होगा जब अमेरिका ईरान पे हमला करेगा। तो अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तब चाइना के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ईरान की मदद करे, क्योंकि यदि ईरान ख़त्म हो जाता है तो चाइना का जो सबसे बड़ा पेट्रोल का सोर्स है ईरान, वो उसके हाथ से निकल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो फिर चाइना का पूरा डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। डेवलपमेंट में फ्यूल यानी कि पेट्रोल की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में भारत को कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अब हमारे अभी के जो नेता है वो किस तरह से अलाइंड है कि जो सूडो सेक्युलर नेता जितने भी हैं, नीतीश कुमार, सोनिया, लालू वगैरह, वो सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए। वो क्यों? पैसे के लिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स एकदम बकवास चीज़ है। मुस्लिम वोट है कितने इंडिया में? 16-17%, मैक्सिमम 18%। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 18% से ज़्यादा नहीं है।
मुस्लिम वोट। और हिंदू वोट कितने हैं? 2%। बुद्धिस्ट मान लो 2%, पर जैन तो अधिकतर हिंदुओं की तरह ही वोट करते हैं, बुद्धिस्ट भी हिंदुओं की तरह ही वोट करते हैं, तो बाकी सिख भी हिंदुओं की तरह ही वोट करते हैं। पंजाब में भी वो अधिकतर अकाली पार्टी को वोट देते हैं। अकाली पार्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम तो बीजेपी के साथ एलाइनेशन होता है। तो इस तरह से जो हिंदू वोट है वो 82% है। तो अब किसी मैथमेटिशियन से पूछो या फर्स्ट क्लास से लड़के से पूछो कि भाई 82 का आंकड़ा या बड़ा या 18 का आंकड़ा बड़ा, तो वो कहेगा 82 का बड़ा। पर ये कुछ भारत के पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो कि तोड़ मरोड़ के एक ही लॉजिक बोलते हैं कि 18 इज ग्रेटर देन 82, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुस्लिम वोट बैंक की कोई वैल्यू नहीं है। जो सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है सिर्फ उसी का चक्कर है। वो पैसा आना बंद हो जाए तो ये सारे के सारे नेता है वो एक ही दिन में सब हिंदूवादी हो जाएंगे या तो मिशनरियों के साथ जुड़ जाएंगे। अब कौन कौन से हमारे लीडर है जो कि प्रो मिशनरी है? सीपीएम एक जमाने में प्रो रशिया था, लेकिन रशिया के पास पैसा खत्म हो गया तो कुछ प्रो चाइना हो गया, और बाकी से मतलब ये दोनों में नाम होना चाहिए सीपीएम का नाम इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए। तो अब वो आधे भारत के आधे अमेरिका के एजेंट हो गए, आधे चाइना के एजेंट हो गए। अरविंद गांधी मतलब सोनिया गांधी के एडॉप्टेड सन है, इसलिए मैंने उनकी सरनेम गांधी रखी है। वो 100% मिशनरी से जुड़े हुए हैं। मोदी साहब भी अभी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ है, वो मिशनरी के साथ नहीं है, लेकिन कुछ ही साल में उनको तय करना पड़ेगा कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ रहेंगे या उनसे दरकिनारा करेंगे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी वो मिशनरियों को लाने की कोशिश करेंगे। या तो एक समझौता इस तरह से हो जाए कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो कहेगी कि भाई हम 20 साल तक मिशनरियों को नहीं लाएंगे, तो 20 साल तक दोस्ती चलेगी, उसके बाद मिशनरी आएंगे। पर जो आज की तारीख में वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है तो इनडायरेक्टली वो मिशनरियों के साथ है, और इसलिए भले वो चाहे या ना चाहे लेकिन इनडायरेक्टली वो एंटी इंडिया है और एंटी चाइनीज और एंटी, ये तीन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई एंटी इस्लामिस्ट है या एंटी सऊदी अरेबिया एंटी चाइनीज है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी उनका एक पॉलिसी ट्रेंड क्यों एंटी इंडिया है? क्योंकि उनका एक पॉलिसी ट्रेंड अभी प्रो एमएनसी ओनर है। अब सोनिया जी है वो दोनों साइड पे प्रो मिशनरी भी है, प्रो एमएनसी ओनर भी है, और साथ साथ में वो प्रो इस्लामिस्ट भी है। वो क्यों? और वो क्यों ज़्यादा दिन नहीं चलेगा आज की तारीख में, और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी तरह से नीतीश कुमार है वो प्रो मिशनरी भी है, मुलायम है वो प्रो मिशनरी भी है, लालू है वो प्रो मिशनरी भी है, वो प्रो एमएनसी ओनर भी है मुलायम सिंह। जब 1, 2, 3 का तारीख आपको बताऊं तो सितंबर 2008 में जब 1, 2, 3 लेजिस्लेशन पास कराना था तो वोट कम पड़ रहे थे, क्योंकि सीपीएम ने दरकिनारा कर दिया। उनकी कैडर में विद्रोह की परिस्थिति आ गई थी कि भाई आप इस तरह से एंटी इंडिया प्रो अमेरिकन कानून को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए सीपीएम के सांसदों ने अमेरिका को बोला कि भाई हमारे कैडर में बगावत की परिस्थिति आ गई है, हम इस कानून को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुलायम को फ़ोन किया कि आपको सपोर्ट करना है, जो भी पैसा वैसा दिया होगा वो तो होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर मुलायम सिंह के जो 25 के 35 मैं भूल गया 30-35 एमपी थे, सारे सांसदों ने अमेरिका को जो 1, 2, 3 लेजिस्लेशन चाहिए था उसको फेवर में वोटिंग की। तो ये जितने लीडर जो प्रो सऊदी अरेबिया है, सूडो सेक्युलर लीडर, प्रो इस्लामिस्ट है और एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, एंटी स्वदेशी है, वो आज की तारीख में प्रो एमएनसी ओनर और प्रो मिशनरी भी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो संघर्ष है वो इतना तीव्र नहीं हुआ, लेकिन जब इन दोनों में युद्ध हो जाएगा, मतलब कि अमेरिका जब ईरान पे अटैक करेगा, तब ये जितने भी लीडर है वो सारे के सारे, ये जितने भी लीडर जो आज इधर भी और इधर भी, वो सब इधर आ जाएंगे। और एक बार 100% इधर आने के बाद ये सारे सूडो सेक्युलर लीडर है वो एकदम कट्टर एंटी मुस्लिम बन जाएंगे, मतलब विश्व हिंदू परिषद से भी शायद ज़्यादा।
आज की तारीख में वो इस्लाम के फेवर में जितना भी बोलना हो बोले, लेकिन एक बार अमेरिका से जब ऑर्डर आएगा कि आज से तुमको 100% एंटी इस्लाम बोलना है, ये सारे के सारे लीडर कट्टर एंटी मुस्लिम बन जाएंगे और बड़े पैमाने पे एक एंटी मुस्लिम स्टैंड ले लेंगे। ये जो मैंने कमेंट किया मेरे फेसबुक आर्टिकल में लिखेगा कि वो इतने एंटी इस्लाम बन जाएंगे, इतने एंटी मुस्लिम बन जाएंगे कि उस समय वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस ये सब सेक्युलर दिखने लगेंगे। अब ये पूरी जो खिचड़ी है वो अपने अपने स्वार्थ से पकाएंगे। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम यानी भारत के राष्ट्रवादी, स्वदेशी, हिंदूवादी। तो एक बात तो हम इन देशों को ख़त्म नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं। हमारे पास ताकत भी नहीं है कि इनको ख़त्म कर सके, इनमें से किसी को। आज की तारीख में तो शायद हमारे पास अपने आप को बचाने की ताकत भी नहीं है, जो कि कारगिल के युद्ध में साबित भी हो गया कि कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने फ्रांस ने जब हमको लेसर गाइडेड मिसाइल दिए तभी हम पाकिस्तान को हरा पाए, वरना हम अपने बलबूते पे तो हराने के पाकिस्तान के घुसपैठिए जो भारत में घुस आए थे, हम उनको अपने ताकत पे निकालने में असमर्थ थे। तो हम सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो इसमें हम यानी कि भारत के राष्ट्रवादी, स्वदेशी, हिंदूवादी, पहले हमें ये इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, लीबिया पे किया, माली पे किया, ईरान पे करने वाला है, तो हम पे क्यों नहीं कर सकता? लोकशाही भाई भाई, डेमोक्रेसी भाई भाई, ये सब बकवास है। क्योंकि हम उनके कॉल सेंटर चलाते हैं इसलिए हम पे अटैक नहीं करेगा। हम उनके लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, इसलिए वो हम पे अटैक नहीं करेगा। ये सारे दिल खुश करने के और मन बहलाने की बात है। दूसरा, अमेरिका ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कुछ नहीं किया, ये बात हमें अध्ययन करनी पड़ेगी। कुछ नहीं किया था तो फिर साउथ कोरिया में कैसे ईसाई धर्म 5% से लेकर 45% हो गया 20 साल 25 साल के अंदर? ये चीज समझने के बाद भारत के राष्ट्रवादी, स्वदेशी, उनको तय करना पड़ेगा कि अमेरिका के मल्टीनेशनल और मिशनरी के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। दूसरा, यदि ये स्वदेशी के लिए खास अप्लाई होता है कि वो एंटी मिशनरी ओनर है, स्वदेशी वो तो ऑलरेडी है, पर मिशनरी के बारे में वो कंफ्यूजन में है कि भाई हमें मिशनरियों के खिलाफ क्यों जाना चाहिए। हिंदूवादी जो स्टैंड लेते हैं कि भाई हमें मिशनरियों के खिलाफ जाना चाहिए, हमें एमएनसी ओनर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से स्वदेशी में कंफ्यूजन है कि हमें सिर्फ एमएनसी ओनर के खिलाफ जाना चाहिए, हमें मिशनरियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। इन दोनों को इस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि तुम एक के खिलाफ हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे के खिलाफ होगे, क्योंकि ये दोनों अपने आप को जुड़वा भाई समझते हैं। इन दोनों की इतनी गहरी पार्टनरशिप है कि आप इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, आप इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो एमएनसी ओनर तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक के खिलाफ हो गए यानी ऑटोमेटिकली दूसरे के खिलाफ हो गए। और ऑटोमेटिकली यदि तुम प्रो इंडिया हो तो तुम प्रो एंटी पाकिस्तान हो गए, क्योंकि पाकिस्तान भारत को ख़त्म करना चाहता है। एंटी चाइना हो गए, क्योंकि चाइना आज की तारीख में भारत को ख़त्म करना चाहता है। जिस दिन चाइना अपना ये इंटेंशन छोड़ दे कि उसे भारत को ख़त्म नहीं करना, उस दिन हमें एंटी चाइना बनने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये इंटेंशन कभी ख़त्म नहीं करेगा। पाकिस्तान 100 बार ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो हिंदुस्तान को ख़त्म करने का उसका इंटेंशन है, वो नहीं छोड़ेगा। यानी एंटी पाकिस्तान तो आज की तारीख में होना पड़ेगा और शायद 10 जन्म तक रहना ही पड़ेगा हमें। इसी तरह से एंटी सऊदी अरेबिया रहना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये अपना सपना कभी नहीं छोड़ने वाला कि पूरे इस विश्व में उसको इस्लाम चाहिए, बाकी सारे धर्मों को ख़त्म करना है। और इसी तरह से हमको एंटी एमएनसी ओनर और एंटी मिशनरी बनना पड़ेगा, क्योंकि एंटी एमएनसी ओनर जिस दिन ये अपना ख्वाब छोड़ देंगे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, उस दिन हमारी उनसे दुश्मनी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर आज की तारीख में वो अपना ख्वाब नहीं छोड़ना चाहते। आज की तारीख में वो पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। आज की तारीख में ये मिशनरी है, वो सारे धर्मों को ख़त्म करके ईसाई धर्म लाना चाहते हैं। जो पोप है उससे 2 पोप पहले, ये अभी जो पोप है उससे पोप पहले थे बेनेडिक्ट, उससे पहले थे पोप पॉल। उन्होंने भारत में स्पीच अपनी भारत में आए थे, तब उन्होंने स्पीच में कहा था कि
फर्स्ट मिलियनियम यानी पहले 1000 साल में हमने पूरे यूरोप में ईसाई धर्म लाया। सेकंड मिलियनियम में हमने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में ईसाई धर्म लाया। थर्ड मिलियनियम में हम पूरे एशिया में ईसाई धर्म फैलाएंगे। पूरे एशिया में ईसाई धर्म फैलाएंगे, उसका मतलब क्या हुआ कि एशिया में हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और इस्लाम है उसको ख़त्म कर देंगे। और ये उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीच में कहा था। यानी यदि आप स्वदेशी हो या आप हिंदूवादी या भारतीय राष्ट्रवादी हो तो एंटी मिशनरी बनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें एक खास चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू आर प्रो इंडिया तो यू नीड नॉट बिकम एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियनिटी। इन धर्मों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। मिशनरी है वो कहते हैं कि हमें सारे दुनिया से सारे धर्म खत्म कर देने, ईसाई धर्म लाना है, लेकिन क्रिश्चियनिटी से कोई दुश्मनी रखने की ज़रूरत नहीं। ये सब इंटरप्रिटेशन के मुद्दे हैं। इस्लाम के बहुत सारे लिबरल इंटरप्रिटेशन है कि जिसमें कुरान में लिखा है कि भाई तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक। कुरान में ये भी लिखा है कि जहाँ पे मंदिर है या कोई और पूजा का स्थल है, चर्च वगैरह, उसको तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। लेकिन जिसको कट्टरवाद फैलाना है वो इसका उल्टा इंटरप्रिटेशन करते हैं, या तो उसको उस पर्टिकुलर श्लोक को या शूरा को नज़रअंदाज कर देंगे और कट्टर इस्लाम रखेंगे। तो हमें जो प्रो इंडिया है उनको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी, सॉरी मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये चार चीज़ों से किसी प्रकार की दुश्मनी रखने की ज़रूरत नहीं है, रखनी भी नहीं चाहिए। उसको दुश्मनी रखनी है सिर्फ इस्लामिस्ट से और क्रिश्चियनिस्ट से, ये दो ही चीज़ों से दुश्मनी रखनी है। पर ये दो चीज़ों से दुश्मनी रखनी पड़ेगी। वी हैव नथिंग अगेंस्ट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये दो चीज़ों में से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको अपनी रक्षा करनी है एमएनसी ओनर, मिशनरी, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना से कब तक? जब तक कि वो हमसे दुश्मनी ना छोड़ दे तब तक। जब तक वो दुश्मनी रखते हैं तब तक हमें उनसे दुश्मनी रखने का कोई दुश्मनी रखनी पड़ेगी। अब आप सारे लीडर को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि हर एक में बड़ी और छोटी और बहुत बड़ी कमियां हैं। ये सारे आज की तारीख में जो सूडो सेक्युलर लीडर है वो इस्लामिस्ट के साथ मिले हुए हैं, एमएनसी ओनर के साथ मिले हुए हैं, मिशनरी के साथ मिले हुए हैं। अरविंद भाई है वो सेंट फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है, वो मिशनरियों से मिले हुए हैं, एमएनसी ओनर से मिले हुए हैं। और वो क्यों बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं? अरविंद गांधी है वो इनसे भी मिले हुए हैं। किस सेंस में कि ये नीतीश कुमार, सोनिया लालू वो तो सीधा सऊदी अरेबिया से पैसा लेते हैं। अरविंद गांधी है वो पैसा नहीं लेते क्योंकि उनको एक अच्छी इमेज मेंटेन करनी है। पर वो फिर भी बांग्लादेशियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको MDTV जैसी पेड MDTV जैसी टीवी चैनलों का सपोर्ट चाहिए। अब MDTV को पैसा कहाँ से आता है? सऊदी अरेबिया से आता है, इसलिए वो देखते हैं। और इस तरह से बहुत सारे, जैसे पेड इंडियन एक्सप्रेस को पैसा सऊदी अरेबिया से आता है, बहुत सारे टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर है जिनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता है। इसलिए अरविंद गांधी देखते हैं कि भाई मैंने बांग्लादेशियों के खिलाफ बोला तो ये सारे अखबार मुझे सपोर्ट देना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, इसलिए वो आज की तारीख में इनसे मिले हुए हैं, बाकी सबसे मिले हुए हैं। इनमें से सबसे अच्छे और कहूँगा सबसे कम खराब मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी, कि वो मिशनरियों के खिलाफ है, सऊदी अरेबिया के तो 100% खिलाफ है, एंटी इस्लामिस्ट, चाइना के भी खिलाफ है, लेकिन वो प्रो एमएनसी ओनर है आज की तारीख में। उनकी मजबूरी है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतने सारे मीडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बन चुका है। इसी तरह से बहुत सारे स्टार टीवी वो मल्टीनेशनल कंपनियों का है, सोनी टीवी वो भी मल्टीनेशनल कंपनियों का है। तो इतने उनको और पॉजिटिव मीडिया कवरेज तो चाहिए ही चाहिए बड़े पैमाने में। इसलिए आज की तारीख में उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है वो है कि उन्होंने एमएनसी ओनर्स, मतलब ही हैज टेकन अ प्रो एमएनसी ओनर स्टैंड, जो कि प्रॉब्लम आएगा। अब इसमें जो राइट टू रिकॉल ग्रुप है वो हर एक डायमेंशन में ठीक उतरता है। रिकॉलिस्ट या राइट टू रिकॉल ग्रुप, जिसमें मैं आ गया, मेरे सारे कलीग आ गए। वी आर एंटी एमएनसी ओनर। हमने मल्टीनेशनल कंपनियों की भारत में ताकत कम हो उसके लिए काफ़ी सारे कानून प्रपोज किए हैं। मेरी आप बुक डाउनलोड कर सकते हो rahulmehta.com/301.htm से। और
मिशनरी और इस्लामिस्ट कमज़ोर हो उसके लिए भारत की सेना मजबूत करना और MRCM का कानून कि उससे गरीबी कम होगी तो अपने आप जो मिशनरी हिंदू धर्म ख़त्म करके ईसाई धर्म लाने की कोशिश करते हैं वो कोशिश अपने आप उनकी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरह से सारे ऐसे कानून जो कि प्रो इंडिया है, प्रो स्वदेशी है, प्रो हिंदूवादी है, वो सारे कानून ने सपोर्ट किया है। और बाकी जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो MNC ओनर को सपोर्ट करेंगे उनको आज या कल प्रो मिशनरी होना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने ये YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के एक इवेंट, एनुअल इवेंट को, मेजर एनुअल इवेंट को उन्होंने इनॉग्रेट किया। अब YMCA का आप वेबसाइट देख लेना, विकिपीडिया पेज देख लेना YMCA का, उसमें लिखा है कि YMCA का मकसद क्या है कि ईसाई धर्म का, जीसस का संदेश विश्व के हर एक युवक तक ले जाना। यानी क्या मतलब हुआ, जीसस का मैसेज हर एक युवक तक ले जाना, यानी हर एक युवक को क्रिश्चियन बनाना, हर एक युवक को, युवती को। तो इस तरह से वो एक हार्डकोर मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सोशल एक्टिविटी पे जोर देता है कि सोशल एक्टिविटी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अपनी ओर खींचो और फिर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और उस इवेंट का क्यों मोदी साहब को, उनके एनुअल इवेंट को इनॉग्रेट करना पड़ा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बहुत सारा मीडिया है और उस मीडिया से यदि फेवरेबल कवरेज चाहिए तो मिशनरियों को मदद करनी पड़ेगी, या कम से कम उनका विरोध मत करो। वो मदद करने की बात नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि इनका हर तक किसी भी एंगल से विरोध नहीं होना चाहिए, बाकी फैलाने का काम वो अपने पैसे पे, अपने बलबूते पे कर लेंगे। तो इस तरह से मैं समराइज़ करूँगा कि पहले आप दुनिया के जो 4 शक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करो। MNC ओनर और मिशनरी है वो मिले हुए हैं, वो एक ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक हो गया चाइना, तीसरा ब्लॉक हो गया रशिया जो कि बाय एंड लार्ज अब न्यूट्रल रहने वाला है। चौथा ब्लॉक हो गया ये सऊदी अरेबिया, ईरान, जिनके आपस में झगड़े हैं लेकिन इनमें एक समानता है कि वो पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहता है। और 5वें हम हुए भारत के राष्ट्रवादी स्वदेशी हिंदूवादी, जो कि आपस में अलाइन नहीं हो पाते क्योंकि उनके मिसिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंदूवादी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि स्वदेशी के पास नहीं है, स्वदेशी के पास इन्फॉर्मेशन है जो हिंदूवादी के पास नहीं है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो इंडियन नेशनलिस्ट के पास नहीं है जो कि स्वदेशी के पास है। जैसे बहुत सारे भारत के राष्ट्रवादी ये नहीं समझते, जानते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें क्यों इंपोर्ट कम करने चाहिए। वो कहते हैं कि भाई इंपोर्ट हो रहे हैं तो होने दो, और सस्ती चीज़ें आ रही है, अच्छी चीज़ें आ रही है, पर ये कि भाई इंपोर्ट चलते रहे तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा, और वेपन मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन दिए जाए तो जो नॉन स्वदेशी नेशनलिस्ट है वो स्वदेशी नेशनलिस्ट बन सकता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो था क्योंकि टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, किस तरह से इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स ऑफ वॉर, इकोनॉमी और रिलीजन, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्शन किस तरह से आज के इंडिया को अफेक्ट करता है और आज की तारीख में जो प्रो इंडियन एक्टिविस्ट है उनको क्या स्टेप लेने चाहिए, ये सारे टॉपिक मुझे एक वीडियो में डिस्कस करने थे, इसलिए वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा फेसबुक का आर्टिकल है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, वो भी आप पढ़ें। धन्यवाद।